नमस्कार आप सभी को YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात चल रही थी, जो कि आपके थर्ड ईयर यानी कि 6th सेमेस्टर में नया सिलेबस जोड़ा है। तो आदिकाल से संबंधित कुछ बातें, कुछ वीडियो आपको मैं डाल चुका हूँ। आज अपन जो बात करेंगे वो टॉपिक है आपका कौन सा है, आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ। देखिए, आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ अपन कहते हैं, या फिर कहीं की परिस्थिति वाले जो पॉइंट हैं वो सभी कालों में कॉमन है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, सभी कालों में कॉमन है, क्योंकि पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं है। वही राजनीतिक है, वही सामाजिक है, वही धार्मिक है, वही सांस्कृतिक है, वही साहित्यिक पॉइंट है। पॉइंट के नाम में कोई परिवर्तन नहीं है। बशर्ते आपको ध्यान यह रखना है कि पॉइंट तो यही लिख लें, लेकिन किस आदिकाल का पूछा है तो आदिकाल की समय सीमा जो है उसके अंदर की बातें, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सब कुछ समय के हिसाब से आएगा। यह आपको ध्यान रखने की बात है। आपसे पूछे रीतिकाल का, तो रीतिकाल का समय सीमा 1700-1900 है, तो उसके समय के बीच की स्थिति दिखानी है। आदिकाल 1050 से 1375 का है, तो इसके बीच की दिखानी है। अगर भक्तिकाल की परिस्थिति पूछे तो फिर आपको 1000 कितना है, 1050 से लेके 1375 आदिकाल हो गया, और 1375 से लेके 1700 के बीच की स्थिति जो है वो दिखानी है। और फिर अगर अपन बात करें आधुनिक काल की परिस्थितियां, तो फिर वो 1900 लेके वर्तमान जो चल रहा है। इसका मतलब है कि पॉइंट जो है, चाहे वो राजनीति है, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे वो राजनीतिक और साहित्यिक है, चाहे सांस्कृतिक है, पॉइंट में कोई फेर बदल नहीं होगा। फेर बदल होगा तो इनके अंदर का जो मसाला है, मैटर है, वो उसका होगा, क्योंकि सबकी सीमा जो है, समय सीमा, वो अलग अलग है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, अपन बात करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल साहित्य जो है वो किसकी देन है? तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। ये अपन जानते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों का मतलब होता है कि जो समय की बात हो रही है उस समय की तत्काल जो परिस्थिति थी वो कौन कौन सी थी, उन चीज़ों के विषय में। तो परिस्थितियाँ जो क्या है कि जो साहित्य है, अपन कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य समाज का दर्पण क्यों होता है? क्योंकि साहित्य वो चीज़ हमको दिखाता है जो हमने कभी देखी नहीं है, जो हमने कभी सुनी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए 1050 से लेके 1375 की बात, हिंदी साहित्य का इतिहास अपन को पढ़ा रहा है और अपन को जानना है। तो हमारा जन्म अब हुआ है 21वीं शताब्दी में, तो 1050 के बाद को हम कैसे जानेंगे? लेकिन साहित्य जो है ना, वो चीज़ हमको बताता है कि उस समय धार्मिक स्थिति ये थी, उस समय राजाओं की स्थिति ये थी, उस समय की सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो फिर इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्योंकि दर्पण क्या काम करता है कि जो होता है उसी का हूबहू चित्रण करके आपको सामने, आप शीशे में चेहरा देखते हो तो आपका प्रतिबिंब उसमें झलकता है। तो जैसा आप हो वैसा ही आपको दिखाता है, वो उसमें फेर बदल नहीं करता है। तो वही साहित्य काम करता है कि साहित्य जिस समय रचा गया है उसी समय के साहित्य जो है ना हमको पढ़ाता है, हमको दिखाता है कि ये स्थिति उस समय थी। तो साहित्य समाज का दर्पण है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो इस युग की रचनाएं उस समय की क्या है कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और ये क्या करती है, अस्थिरता और आर्थिक संकट गहराई से प्रभावित करती हैं। सारी परिस्थितियां जो है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो आर्थिक है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां गहराई से प्रभावित करती है। इस समय के साहित्य में मनुष्य रूप में राजाओं, क्योंकि आदिकाल की बात हो रही है, तो ये राजाओं के युद्ध, उनका शौर्य, उनका वैभव, उनका पराक्रम और आश्रयदाता राजाओं का गुणगान देखने को मिलता है। क्योंकि आदिकाल का समय है, तो आदिकाल का समय राजा महाराजाओं का समय रहा है। उनके युद्ध, उनका शौर्य, उनका वैभव
और उनका पराक्रम जो है, और आश्रयदाता जो राजा होता था, जो कभी उसके आश्रय में रहकर काव्य रचना करता था, तो उनका एक ही काम था वंशावली का गुणगान करना। तो फिर चारण साहित्य इसीलिए लिखा गया था क्योंकि चारण लोग राजाओं के आश्रम में रहकर साहित्य रचते थे, इसलिए चारण साहित्य का भी नाम आदिकाल में आया है। तो देखिए, अब आदिकाल की जो प्रभावित करने वाली जो प्रमुख परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो थोड़ा सा देख लो। देखिए, जैसे अपन बात करें कि राजनीतिक परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है। दूसरी क्या है, सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति। और धार्मिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति है। और क्या है, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थिति है। और क्या है, आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति है। ये सारी परिस्थिति है जिनकी वजह से, जिसमें अपन कहें कि एक पॉइंट आपका है सांस्कृतिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। तो ध्यान रखना, ये 5-6 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। चाहे आपसे आदिकाल की परिस्थिति पूछे, चाहे आपसे भक्ति काल की परिस्थिति पूछे, चाहे वो आपसे रीतिकाल की पूछे, चाहे आधुनिक काल की परिस्थितियों की जब बात आती है तो निम्न परिस्थिति ये हैं जो प्रत्येक काल को जन्म देने वाली है, क्योंकि इनके जो परिवर्तन होना है इन्हीं में होना है, इसलिए इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो फिर इनके अंदर का जो मसाला है ना उसमें होगा, इनके अंदर का जो मसाला है उसमें होगा, जिसमें आप, जैसे आपसे यहाँ पूछा गया है आदिकाल, तो ध्यान रखना आदिकाल का मतलब है 1050 से लेके 1375 का जो समय है, उसी समय की आपको राजनीतिक स्थिति दिखानी है, उसी समय की सामाजिक दिखानी है, उसी समय की धार्मिक दिखानी है, उसी समय की साहित्यिक और आर्थिक और सांस्कृतिक। अगर यहाँ नाम आता है मान लीजिए रीतिकाल, कि रीतिकाल की विभिन्न परिस्थिति क्या थी, तो फिर आपका समय सीमा बदल जाएगा, क्योंकि रीतिकाल की जो समय सीमा है वो क्या है, 1700 से लेके 1900 तक है। अब आपको 17 से लेके 1900 की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, ये क्योंकि समय सीमा के हिसाब से इनके अंदर का मसाला जो है वो चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नाम एज इट इज रहेंगे, लेकिन इनके अंदर का जो मसाला है वो जो भी समय सीमा आपसे पूछा गया है तो फिर उसके आधार पर वो अंदर का मसाला चेंज हो जाएगा, पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये 6 पॉइंट आप याद रख लेना, किसी भी काल की परिस्थितियाँ पूछे तो ये 6 पॉइंट ध्यान रखना। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति, तो राजनीतिक परिस्थिति कब से चालू होती है, क्योंकि 1000 ईस्वी जो थी उसके आसपास अपने हर्षवर्धन जो राजा था, जो सम्राट था, जो केंद्रीय सत्ता उसके हाथ में थी, तो हर्षवर्धन का जब मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में क्या फर्क पड़ता है, केंद्रीय सत्ता का अभाव हो जाता है। केंद्रीय सत्ता जो केंद्र में रहकर पूरे स्टेटों का संचालन करता है, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली बैठता है पूरे स्टेटों का संचालन करता है, उसी तरह से हर्षवर्धन जो राजा था, जो केंद्रीय सत्ता को हाथ में लेकर पूरे काम कर रहा था,
तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक जो गड़बड़ियां हैं वो होना चालू हो गई और केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया। कोई ऐसा नेता, ऐसा राजा नहीं था जो केंद्र में रहकर सत्ता को संभाल सके, तो केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया। अब उसका प्रभाव क्या पड़ा? उसका प्रभाव पड़ा कि जो राज्य थे वो क्या है, अपना जो देश है वो छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों के रूप में बट गया। सीधी बात है, राजनीति होने लग गई और राजनीति हुई तो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और राजाओं में आपसी संघर्ष चालू हो गया। ये राजनीति में है कि राजाओं में क्या हुआ है, आपसी संघर्ष चालू हो गया। अब संघर्ष में कौन कौन चीज आती है, जिसमें भूमि है, नारी है और अपमान। अरे भूमि, क्योंकि जड़ जोरू जमीन, यही 3 चीजें हैं जिनकी वजह से आदमी के संघर्ष करता है और मार लूट जो होती है यही कारण होते हैं। तो आपसी संघर्ष राजाओं का बढ़ गया और मुस्लिम आक्रमण होने लगे। अब राजनीति में मुस्लिम आक्रमण 1050 से लेकर 1375 के बीच कौन कौन से मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपके आता है मोहम्मद गोरी आता है, महमूद गजनबी आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है और मोहम्मद बिन कासिम आता है। ये ध्यान रखना, ये 4 नाम है ना आदिकाल की राजनीति में, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। तो राजनीति उलट पुलट, उथल पुथल जो हुई है वो बाहरी आक्रमणों के कारण हुई है। तो ध्यान रखना, राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत हो गई। हर्षवर्धन का मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया, देश छोटे छोटे राज्यों में बट गया, राजाओं का आपसी संघर्ष हो गया और मुस्लिम आक्रमण होने लगे। और जो संघर्ष होने के जो मेन कारण थे उसमें भूमि, नारी और अपमान की स्थिति दिखाई है। सामाजिक जो परिस्थिति है, अब सामाजिक परिस्थिति उस समय का जो समाज था, क्योंकि राजा महाराजाओं का शासन था तो सामंती जो व्यवस्था थी उसका बोलाबाला था, क्योंकि राजाओं के अधीन कौन रहते थे, सामंत, और सामंतों की हुकूमत चलती थी, इसलिए समाज में सामंती व्यवस्था का बोलाबाला था। तो सामंती व्यवस्था का बोलाबाला था। समाज में नारी की जो स्थिति है वो दयनीय थी, नारी की स्थिति अच्छी नहीं थी आदिकाल में, और उसको क्या समझा जाता था, भोग की वस्तु समझा जाता था। एक एक सामंत, एक एक राजा हजारों हजारों रानी और सामंत 100 200 स्त्रियों को रखता था। तो नारी की दयनीय स्थिति मानी जाती है। समाज में सामंती व्यवस्था जो थी बोलाबाला था और सामाजिक कुरीतियाँ भी बहुत फैल रही थी, क्योंकि अनेक तरह की कुरीतियाँ थी जो समाज में फैल रही थी, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, अनेक तरह की चीज़ें हैं। और समाज में फैले हुए अंधविश्वास, अरे अंधविश्वास का मतलब है कि झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये भी बहुत पनप रहा था, इसलिए समाज पीछे हो गया। और जाति पाति का बंधन, इसका मतलब है कि जाति पाति का जो बंधन था वो ज़्यादा था, क्योंकि जो ऊंचे लोग तबके के लोग थे वो निम्न वर्ण को अपने घरों में, पानी के कुओं पर या फिर कई सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठे नहीं होने दिए जाते थे। तो जाति पाति का जो वो था वो भी बहुत बोलाबाला था और अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ। समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। सामंती व्यवस्था का बोलाबाला था और समाज में नारी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके बाद जैसे अपन धार्मिक स्थिति की बात करें, तो धार्मिक स्थिति की अपन बात करें तो हमारे यहाँ एक धर्म है नहीं, सर्व धर्म को समान रूप से मानते हैं अपन। तो जैसे शुरुआत में बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म का भी पतन हुआ। पतन क्यों हुआ कि बौद्ध धर्म हीनयान महायान 2 शाखाओं में बटा। उसके बाद भी हीनयान महायान के बाद वज्रयान शाखा में बटा और वज्रयान शाखा के लोग तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस गए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में भी क्या आ गई, विकृति आ गई। उसके बाद अपन बात करें कि जैन धर्म, तो जैन धर्म में भी क्या हो गया, श्वेतंबर पीतंबर हो गया। श्वेतंबर और दिगंबर हो गया, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते, तो उसमें भी विकृतियां होने लगी। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म तो समाप्त सा ही हो गया और जैन धर्म का कुछ बोला बाला है जो चल रहा है। तो
यहाँ इसके बाद समाज जो है उसमें अनेक तरह के नाथ सिद्ध संप्रदायों का आगमन भी हुआ। नाथ का मतलब है कि जो नाथ हठ योग सहज साधना जो लोग थे, सदाचार पर बल देने वाले थे। सिद्ध जो चर्या पद या दोहा कोष रखने वाले थे। तो नाथक सिद्धों का भी बोला बाला हुआ, लेकिन वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। और नाथों की परंपरा जो है, जो गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगनाथ, चरपटनाथ और सत्यनाथ, बहुत सारे गोपीनाथ और भर्तृहरि तक की जो श्रृंखला है, शैवपति जो शिवशंकर से चलती है, वो नाथ संप्रदाय और सिद्धों की संख्या 84 है। तो वो बराबर आगे बढ़ी है धार्मिक उसमें। और उसके बाद में हिंदू जो समाज है, हिंदू समाज भी धर्म को लेकर 3 रूप में बट गया, जिसमें कौन है, शैव है, वैष्णव और शाक्त। शैव का मतलब है जो शिव जी को मानने वाले हैं, वैष्णव का मतलब है जो विष्णु को मानने हैं, शाक्त का मतलब है जो शक्ति के रूप में देवी को मानने, देवी के जो उपासक हैं। तो हिंदू धर्म में भी विकृति आ गई, बौद्ध धर्म में भी विकृति आ गई, जैन धर्म में भी विकृति आ गई और नाथ सिद्धों में भी अनेक तरह की विकृति आ गई। इसीलिए धार्मिक स्थिति गड़बड़ हो गई। ये स्थिति कब की दिखा रहा है, आदिकाल की। अब इसके बाद अपन बात करें साहित्यिक प्रवृत्ति। अब साहित्य की जो परिस्थितियां हैं, इसका मतलब है कि साहित्यिक परिस्थिति कैसी थी इस समय, क्योंकि राजा महाराजाओं का युग था, बोला बाला था और उनके युद्धों का सजीव चित्रण, वैभव, पराक्रम। तो दरबार में कवियों की प्रधानता थी इस समय। जो राजा थे आदिकाल के, उनके दरबार में कोई न कोई कवि रहते थे। तो कवियों की प्रधानता थी। चारण साहित्य उसमें लिखे गए, रासो साहित्य उसमें लिखे गए, धार्मिक साहित्य उसमें लिखे गए, लौकिक साहित्य उसमें लिखे गए। आदिकाल का जो साहित्य 3 वर्गों में बटा है, ध्यान रखना। आदि साहित्य का जो क्या है, एक तो क्या हो गया, धार्मिक साहित्य हो गया, एक लौकिक साहित्य हो गया और एक रासो साहित्य हो गया। तो धार्मिक साहित्य में आपके बौद्ध आ जाएगा, जैन आ जाएगा, हिंदू आ जाएगा, ठीक है। और रासो साहित्य में रासो परंपरा के अंतर्गत आने वाली जो काव्य है, खुमान रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, अनेक तरह के जो रास सब है ना, वो आ जाएंगे। और लौकिक साहित्य में आपके फुटकर जो, जिसमें अमीर खुसरो है, विद्यापति की पदावली है, ये जो सब हैं, ये किस में आएंगे, ये लौकिक साहित्य में। ढोला मारूला दुआ जो फर्स्ट ईयर में चल रहा है, वो इसी में आएगा। विजयपाल रासो, वो बीसल देव रासो है, नरपति नाले का, वो भी उसी में आएगा। तो ये अलग अलग तरह के साहित्य आदिकाल में रचे गए, क्योंकि साहित्य पनपा है राजाओं के राज दरबार में। क्योंकि राज दरबार में जो कवि रहते थे, वो अपना साहित्य रचने का काम करते थे। तो साहित्य, अब इस समय जो साहित्य रचा, आदिकाल की भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आदिकाल की भाषा कौन सी है, डिंगल और पिंगल है। और डिंगल और पिंगल से पहले अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ है। तो अब अपभ्रंश भाषा आदिकाल में थी और उसके बाद में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल के साहित्य में हुआ है। तो ध्यान रखना, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा क्या कहलाती है, डिंगल, और ब्रज प्लस राजस्थानी भाषा क्या कहलाती है, पिंग। क्या है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल कहलाती है और ब्रज प्लस राजस्थानी पिंगल कहलाती है। तो डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की प्रचलित भाषा थी, उसी में काव्य रचना हुई थी। ये साहित्य की स्थिति है, बहुत सारा साहित्य रचा गया है। अब देखिए, उसके बाद में आर्थिक परिस्थिति है। तो आर्थिक परिस्थिति क्यों गड़बड़ाई, क्योंकि भाई जो आपसे राजाओं के युद्ध हुए तो युद्धों से तबाही हुई है। अब युद्धों से तबाही हुई तो जनधन की भारी हानि भी झेलनी पड़ी। ऐसा तो है नहीं कि युद्ध हुआ आदमी नहीं मरे हैं, या फिर फसल चौपट नहीं हुई। तो फिर युद्धों से जो लड़ाई हुई, उससे तबाही हुई, जनधन की भारी हानि हुई और निर्धनता, जनता की लूट मार होने लगी और कृषि व्यापार भी बाधित हो गया, क्योंकि कृषि व्यापार बाधित हो गई जब युद्ध होंगे। दूसरी बात, जो विदेशी शक्तियों ने जो आक्रमण किए हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे देश के जो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं उनको तोड़ा फोड़ा और हमारे भारत देश की संपत्ति को लूट कर वो अपने
देश ले गए तो आर्थिक परिस्थिति भी खतरा में पड़ गई थी। इसका मतलब आर्थिक कमजोरी से भी हमको जूझना पड़ा था। और सांस्कृतिक परिस्थितियां जो है, सांस्कृतिक परिस्थितियां, अब देखिए सांस्कृतिक परिस्थिति का मतलब होता है कि हमारी संस्कृति क्या है। अब हमारी संस्कृति के ऊपर भी फर्क पड़ा है। हमारी संस्कृति के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, जैसे अपन माने कि आज का जो खाना पीना है, जो रहन सहन है, जो बोली भाषा है, वो सब किसकी देन है? अरे वो पश्चिमी सभ्यता की देन है। वो सभ्यता को हम अपना रहे हैं और इसी के लिए संस्कृति में बदलाव हो रहा है। तो बाहरी आक्रमणकारियों ने संस्कृति को क्या कर दिया? नष्ट भ्रष्ट। अरे जितने भी, चाहे वो महमूद गोरी आया, चाहे गजनबी आया, चाहे खिलजी आया, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम आया, लेकिन जो भी आया, जिसने भी किया तो उसे हमारी संस्कृति को ही तो नष्ट भ्रष्ट किया है। हमारी संस्कृति का ही तो पतन हुआ है, क्योंकि उनके आने से उनकी संस्कृति का समावेश हमारे सामाजिक माहौल में उत्पन्न हो गया। उसका प्रभाव बराबर देखने को मिलता है। तो यहाँ अपन बात करें तो संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और संस्कृति का आदान प्रदान। अब एक भी बात है कि मान लीजिए हम विदेश जाएं या विदेश के यहाँ आएँ तो हमारी संस्कृति कुछ उधर छूटेगी, कुछ वो लोग आएंगे तो उनकी छूटेगी। तो ये चीज़ भी हमारी संस्कृति में समाहित है, क्योंकि विदेशी आक्रमण हुए हैं, उनमें जो विदेशी आक्रमण करता है तो उनकी संस्कृति उनके साथ आई है, जिसको यहाँ छोड़ा है। हमारी कुछ संस्कृति है जिसको वो अपने साथ ले गए। तो फिर क्या है, संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ है। क्षेत्रीय भाषा साहित्यिक भाषा का विकास हुआ है। क्या दिया है? क्षेत्रीय भाषा और साहित्यिक भाषा का विकास भी हुआ है। और लोक कथा लोक गीत का चल संस्कृति में हुआ है। अरे लोक कथा क्या है, लोकगीत क्या है, और क्षेत्रीय भाषा साहित्यिक भाषा का जो विकास हुआ है, जिसमें बाकी जो चीज़ें हैं, गीत क्या है, रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा, सारी की सारी चीज़ संस्कृति में आती है जो हमें देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ, चाहे कोई भी काल के विषय में पूछे, पॉइंट यही रहेंगे, इनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। फेरबदल हुआ तो इनके अंदर का मैटर का ध्यान रखना, ये विशेष तौर से। पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं है, नाम लिखना एज इट इज है, लेकिन बदलाव किसमें होगा? इनके अंदर के मैटर का। अभी जो मैंने बताया है ये आदिकाल का बताया है। अब आगे फिर अपन बात करेंगे आदिकाल को लेकर। तो आदिकाल की विभिन्न जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके विषय में भी अपन थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद आपका आदिकाल समाप्त हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके आने वाली हैं और मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको डालते रहूँगा। नमस्कार।